Hello, dear students and respected viewers. Myself, Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए द्वितीय वर्ष प्रतिष्ठा के लिए जो चोल राजवंश से संबंधित चर्चाएं कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चोलों के सांस्कृतिक इतिहास में हम उसके शासन प्रबंधन के विषय में पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि जो चोल संस्कृति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष चोलों के शासन व्यवस्था का है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष था, क्योंकि चोलों की जो एक विशिष्ट शासन व्यवस्था का हम तथ्य यहाँ प्रकाश में आता है, क्योंकि इनका जो केंद्रीय प्रशासन था वह केंद्रीय नियंत्रण का एक पक्ष लिया हुआ था, तो दूसरी तरफ स्थानीय प्रशासन में स्वायत्तता का समावेश था। इस विशिष्टता के कारण हम चोल शासन व्यवस्था को एक विशिष्ट श्रेणी में रख के अध्ययन करते हैं, और हम देखते हैं कि इसके लिए साहित्यिक साक्ष्य और विदेशी विवरण थोड़ा नगण्य हैं, लेकिन जो चोलों के अभिलेखित साक्ष्य हैं वह महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं चोल शासन व्यवस्था से संबंधित। हम देखते हैं कि जो चोल राजा था वह सत्ता का केंद्र बिंदु था, और उसमें ही कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका सभी जो शक्ति थे निहित थे। और चोल जो शासन व्यवस्था का स्वरूप था राजतंत्रात्मक था। राजतंत्रात्मक व्यवस्था में इस तरह की स्वाभाविक प्रवृत्ति देखी जाती है कि राजा के अधीन ही कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका इत्यादि रहा करती हैं। इस समय हम देखते हैं कि राजाओं के अधिकारों, आचरणों और शान शौकत में विशेष वृद्धि देखने को मिलती है, कारण कि ये पूर्व मध्यकाल का, सामंत काल का उत्थान भी धीरे धीरे हमें यहाँ देखने को मिलता है। फलतः राजाभिषेक भव्य तरीके से भव्य राजप्रसाद में करते थे। हम चोल राजाओं के विषय में देखते हैं कि इन्होंने तंजौर, गंगईकोंड चोलपुरम, चिदम्बरम, कांचीपुरम इत्यादि में अपना राज्याभिषेक करवाते थे। इसी तरह भारी भरकम उपाधि धारण करते थे, जैसे चक्रवर्तीगल, त्रिलोक सम्राट जैसे उपाधियाँ धारण करते थे। राजाओं की मूर्तियाँ मंदिरों में स्थापित की जाने लगी थी, और उनके मृत्यु के बाद उनकी पूजा अर्चना का भी साक्ष्य मिलता है। हम देखते हैं कि तंजौर में परांतक जो द्वितीय था, जिसे सुंदर चोल भी कहा जाता है, और फिर राजेंद्र चोल, दोनों की मूर्तियाँ हमें तंजौर मंदिर में प्राप्त होती हैं। इसी तरह राजा के बहुत सारे कर्मचारी उसके शान शौकत में वृद्धि के लिए जो उसके कर्मचारी थे, सामंत थे, परिचारकों की एक विशिष्ट संख्या बहुसंख्यक रूप में हमें देखने को मिलती है। हम एक चीनी लेखक चाओ जुकुआ है, उसने सम्राट के भोज संबंधित विवरण दिया है। उसमें दिखाता है कि सम्राट कैसे की जो दिनचर्या थी, कैसे शान शौकत से परिपूर्ण थी। वो बताता है कि जब भोज दिए जाते थे, उसमें राज दरबार में 4 मंत्री उसके आवभगत में खड़े रहते थे, और नाच गाना उसके बाद शुरू हो जाता था, नृत्य गान का कार्यक्रम। और बहुत सारी जो लड़कियां हैं उनके अंगरक्षक के रूप में, और उनके आनंद से लेकर और अंगरक्षक जो रक्षक के रूप में, दोनों रूप में कार्य करती थी। इसके लिए वह 3000 की संख्या के करीब प्रतिदिन 3000 से अधिक लड़कियाँ विभिन्न कार्यों में जो महिलाओं की नियुक्ति की जाती थी। फिर हम देखते हैं कि सम्राट जो है उसका प्रशासन के क्षेत्र में जो भी वो आदेश देता था मौखिक ही होता था, लेकिन उसके जो पदाधिकारी थे विभिन्न प्रांतों में बड़ी सावधानीपूर्वक उसका लेखन कार्य कर देते थे। सम्राट को शासन में सहयोग के लिए अपने जीवन काल में ही युवराज की नियुक्ति का अभिलेखित प्रमाण प्राप्त होता है, और संभवतः जो ये युवराज थे यही उसके उत्तराधिकारी के रूप में भी आगे कार्य करने लगते थे, और उनको ही उत्तराधिकारी बना देता था, और इस प्रकार अपने प्रशासकीय कार्य को अपने युवराज के माध्यम से भी करने का हमें साक्ष्य मिलता है। जो सम्राट है उसके कार्यों की सहायता के लिए विभिन्न प्रकार के परिचारकों और विभिन्न विभागों के मंत्रियों का एक कार्यालय भी हम देखते हैं, जो अभिलेखित साक्ष्य मिलते हैं। इस प्रकार एक बृहद कर्मचारियों का एक तंत्र कार्य कर रहा था। हम चोल देखते हैं कि चोल सम्राट सैद्धांतिक रूप से निरंकुश लगते हैं, लेकिन निरंकुश थे नहीं। यह इनके ऊपर धर्म तथा आचार के विरुद्ध आचरण नहीं करने का हमेशा ही एक तरह का भय बना रहता था, और
इस तरह का उन पे दबाव रहता था, ये दबाव समूह के रूप में काम करते थे। ये कानून का निर्माता नहीं थे, सामाजिक नियमों एवं जो व्यवस्था था उसके ये प्रतिपालक होते थे। और उसी तरह जो सार्वजनिक हित के जो भी काम हैं, चाहे वो मंदिर निर्माण हो, कृषि योग्य भूमि के विस्तार हो, कि सिंचाई संबंधित व्यवस्थाएं हो, विद्यालय हो, औषधालय हो, इन सभी में राजा रुचि रखता था। और जो राज परिवार हैं, कर्मचारी हैं, परिचारक हैं, सामंत हैं, सभी राजा का अनुकरण करते थे। राजा धार्मिक जो मामलों में राजगुरुओं से परामर्श लिया करता था। चोल साम्राज्य में एक सुस्पष्ट एकदम विस्तृत आधिकारिक तंत्र की हम व्यवस्था देखते हैं, और यह एक सक्षम ब्यूरोक्रेसी का कई श्रेणियों में हम उसका विभाजन देखते हैं। केंद्रीय अधिकारियों की कई श्रेणियों में जो सबसे ऊपर की श्रेणी थी वह थी पेरुंदनम, जिसमें ऊपर के अधिकारी थे, जो बड़े बड़े अधिकारी थे, मुख्य पदाधिकारी, और जो छोटे अधिकारी थे, नीचे क्रम के अधिकारी थे, उनकी श्रेणी थी सिरुंदनम। और कुछ लेखों से हमें एक अन्य श्रेणी उड्डन कुट्टम नामक एक श्रेणी मिलता है, इसमें जो कर्मचारी थे वो सदैव राजा के पास रहते थे। इतिहासकार इनको निजी सहायक के रूप में बताते हैं, और यह राजा और नियमित कर्मचारियों के बीच एक सेतु का काम करते थे। इस प्रकार शासन प्रबंधन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते थे। फिर हम देखते हैं कि जो समाज में अधिकारियों का एक अलग वर्ग था, और अधिकारियों का पद हम देखते हैं कि इस समय वंशानुगत होने लगे थे। फिर नागरिक और सैनिक अधिकारियों में अंतर करना कोई स्पष्ट अंतर नहीं किया जा सकता था, और इनकी नियुक्ति और पदोन्नति संबंधित कोई विशेष नियम का उल्लेख हमें ज्ञात नहीं होता है। लेकिन पदाधिकारियों को नगद वेतन के रूप में उसको जो नगद वेतन न दे के उसके स्थान पे भूखंड, जो जीवित भूखंड था, उसको देने का प्रावधान था। चोल लेखों में इनके कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण हमें देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि जब कोई राजा का आदेश उसका मौखिक आदेशों का कच्चा मसौदा ओल्लई नामक पदाधिकारी राजा के आदेशों का कच्चा मसौदा तैयार करता था, और इस मसौदे का अध्ययन ओल्लई नायगम नामक जो अधिकारियों का वर्ग था वह उन मसौदों की जांच करता था। फिर उसके तत्पश्चात इन आदेशों को अस्थायी रूप से पंजीकृत पंजियों में लिपिबद्ध करके और संबंधित विभागों तक उसको पहुंचा दिया जाता था। इस प्रकार जो एक सुस्पष्ट अधिकारी तंत्र था, और राजा के आदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए भी एक स्पष्ट प्रक्रिया थी, जिसमें कई जांचों के माध्यम से उसका निरूपण होता था। फिर हम जो चोल प्रशासन है उस प्रशासन की उन्नत स्वरूप का भी हमें दर्शन होता है, और इस उन्नत स्वरूप में हम देखते हैं कि चोल जो साम्राज्य था 6 प्रांतों में बटा हुआ था। इस प्रांत को मंडलम कहा जाता था, और जो मंडलम थे उस पर वायसराय की नियुक्ति की जाती थी। वायसराय के रूप में हम देखते हैं कि राजकुमारियों की नियुक्ति की प्राथमिकता थी, लेकिन हमें वरिष्ठ अधिकारियों और पराजित राजाओं की भी नियुक्ति इन क्षेत्रों पे मंडलम पे हुआ करती थी। मंडलम के अपने न्यायालय और अपनी सेना हुआ करती थी। कालांतर में मंडलम का जो पद था वो आनुवंशिक होने लगा। इसके कारण केंद्रीय सरकार वहाँ एक अपना प्रतिनिधि भी रखने लगी। इस प्रकार प्रांत का एक निश्चित स्वरूप था, और जो प्रांत थे वो कोट्टम अथवा वलनाडु में बटे थे, और यह जो कोट्टम या वलनाडु है आज आधुनिक कमिश्नरी जैसे थे। फिर कोट्टम या वलनाडु नाडुओं में बटा हुआ था, जिसको आधुनिक जिले के समान ठहराया जा सकता है। और नाडुओं की एक सभा होती थी जिसे नट्टार कहा जाता था, और नट्टारों के विषय में हम देखते हैं कि ये मुख्य रूप से भू राजस्व संबंधित कार्य करते थे। भू राजस्व में किसी तरह का छूट देना हो या अन्य तरह के कोई दान या अच्छे नियमों को प्राप्त करना हो, उस सारे संबंधित विशेषाधिकारी नट्टार सभाओं को प्राप्त थे। फिर नट्टार सभाएं बहुत सारे जो प्रशासकीय कार्य थे केंद्रीय कर्मचारियों से मिल के भी किया करते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि न केवल राजस्व आकलन या उसका प्रबंधन, लेखा जोखा रखना, उसकी वसूली करना, इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था का भी काम इन लोगों का रहा होगा। फिर जो नाडु थे कुर्रम या ग्राम संघों में बटे थे, और जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम सभा। और जो चोल प्रशासन में जो ग्राम प्रशासन की एक अपनी मुख्य विशेषता है, जिसको
हम लोग एक नेक्स्ट लेक्चर में विशेष रूप से देखेंगे। फिर हम देखते हैं कि जो ये नाडू है, नाडू में जो नाटार है वह मंदिरों के प्रशासन से भी काम करती थी। इसका हम कई साक्ष्य हमें कुलोत्तुंग प्रथम के पूरम लयनाडु के नटार तीर्थमलई मंदिर से संबंधित हम देखते हैं कि वहाँ श्रीशैलम जो ज़िला है, अभी सेलम ज़िला, वहाँ मंदिरों के प्रबंधन के लिए पुजारियों की व्यवस्था की गई थी। इसी प्रकार और सारे अभिलेखित साक्ष्य हैं जिससे पता चलता है कि मंदिरों के प्रशासन संबंधित कार्य भी ये नटार किया करते थे, और जो सामान्य जनता के लिए जो आवश्यक कार्य थे वो तो करते ही करते थे। इस प्रकार हम चोलों के प्रशासन का एक स्पष्ट स्वरूप देखते हैं जो कि बहुत ही उन्नत किस्म से जो विकसित रूप में था। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चोल के ग्राम प्रशासन से संबंधित चर्चा करेंगे, क्योंकि चोल का जो ग्राम प्रशासन है स्वायत्ता का एक अलग आयाम निर्धारित करता है, जिसको हम एक अलग लेक्चर में अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ प्रकरण पूरा होता है। धन्यवाद।